अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी सीक्रेट्स। आज हम आपकी खिदमत में एक और नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन। और जो टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर करेंगे उसका नाम है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि इंसान की निज़ाम इंहज़ाम किस किस चीज़ पर मुश्तमिल है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है और हर एक पार्ट का क्या रोल है खुराक को हज़म करने में। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन consists of a long tube that extends from mouth to anus. इंसान का निज़ाम इंहज़ाम एक लंबी सी ट्यूब पर मुश्तमिल होता है जो कि मुंह से शुरू होता है और एनस पर जाकर ख़त्म हो जाता है। दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, और इस ट्यूब को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं और इसका दूसरा नाम गट भी है। आप कुछ जगहों पर गट का लफ्ज़ सुनेंगे। जब ये लफ्ज़ आपको कहीं पे भी सुनाई दे या आप कहीं पे लिखा हुआ देखें तो इसका मतलब है कि एलिमेंट्री कैनाल। Its main sections are oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. और ये किस किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? ये मुंह से शुरू होता है, उसके बाद फेरिंग्स आता है जो कि गले का हिस्सा है, फिर इसोफेगस आता है जो कि खुराक की नाली है, फिर स्टमक यानी कि मैदा, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद एनस आता है और सबसे लास्ट जो है वो रेक्टम होता है। इन एडिशन, और इसके साथ साथ, देयर आर मैनी ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में बहुत से ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि निज़ाम इंहज़ाम में अपना रोल अदा करते हैं और खुराक को हज़म करने में एक अहम उनका किरदार होता है। These are in the form of three pairs of salivary glands, a pancreas and a liver. और ये जो ग्लैंड्स हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक तो सलाइवरी ग्लैंड है, यानी कि वो ग्लैंड जो कि थूक बनाते हैं और वो तीन पेयर्स में होते हैं। उसके बाद एक हमारे पास पैंक्रियाज होता है यानी कि पित्ता, और एक लिवर है यानी कि जिगर। इनके बगैर निज़ाम इंहज़ाम अपना काम सही से नहीं किरदार अदा कर सकता और उसके बगैर खुराक की डाइजेशन नहीं हो सकती। ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो 5 फेजेस में होता है, जिसमें सबसे नंबर 1 पे था इंजेशन, 2 पे था डाइजेशन, 3 पे था एब्जॉर्प्शन, 4 नंबर पे था एसिमिलेशन और 5 पे फाइनली था डिफेकेशन। We will go through the structure and function of digestive system by assuming how a bite of bread, roti taken with some dish like mutton is digested. अब इसमें हम आगे जो पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन कि वो किस तरह काम करता है, उसको हम एज्यूम करेंगे कि हम रोटी किसी भी सालन के साथ, जैसे कि गोश्त, मटन वगैरह, उसके साथ हम खाएं तो वो किस तरह हज़म होती है। और how small molecules like amino acids, simple sugars, fatty acids, vitamins, salts and water are provided to cell. और किस तरह ये इतना बड़ा निवाला जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक कंपाउंड होता है, उसको किस तरह हम मुंह में लेके उसको च्यू करके छोटे छोटे पार्ट्स में आगे डिवाइड करके अपने स्टमक तक पहुंचाते हैं, जहां पर ये अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, फैटी एसिड, विटामिन, सॉल्ट और वाटर में डिवाइड होके सेल में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है जी। अब हम जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके हर पार्ट को अलग अलग पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस पार्ट में कौन सी चीज़
एब्जॉर्ब होती है और उस पार्ट का क्या रोल है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ओरल कैविटी, यानी कि हमारे मुंह का हिस्सा, ठीक है। उसमें से जो 3 उसके मेजर फंक्शंस हैं वो उन्होंने यहीं पे आपको इसकी हेडिंग में ही बता दिए, यानी कि सिलेक्शन होती है इसमें, फूड की ग्राइंडिंग होती है और पार्शियल डाइजेशन, और इसमें थोड़ी बहुत कुछ मॉलिक्यूल्स की डाइजेशन भी होती है, वो हम देखते हैं कि किस किस की होती है। तो ओरल कैविटी इज़ द स्पेस बिहाइंड माउथ, ये मुंह के पीछे एक स्पेस होती है, जो कि इसका नाम कैविटी, इसका मतलब जहाँ पे भी कैविटी आए उसका मतलब है कि खाली जगह या स्पेस, एंड हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और इसका डाइजेशन के तमाम अमल में बहुत अहम किरदार होता है। तो सबसे पहले ओरल कैविटी क्या करती है, वो फूड की सिलेक्शन करती है। फूड सिलेक्शन इज़ वन ऑफ देम, जो इसके फंक्शंस हैं उसमें एक रोल जो है वो फूड सिलेक्शन है। व्हेन फूड एंटर्स ओरल कैविटी, जब फूड ओरल कैविटी में जाती है, यानी कि हम निवाला मुंह में डालते हैं, इट इज़ टेस्टेड एंड फेल्ट, ये चखा जाता है और महसूस किया जाता है। इफ़ द टेस्ट ऑफ मटन सजेस्टेड दैट इट इज़ ओल्ड, अगर हमारा टेस्ट हमें ये बताता है कि मटन जो है वो पुराना है, यानी कि वो ख़राब है, वही रिजेक्टेड, तो हम उसको नहीं खाते बल्कि हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इफ़ टीथ और टंग डिटेक्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट्स सच एज डर्ट, इसके अलावा हमारे मुंह में मौजूद दांत या ज़ुबान कोई भी हार्ड चीज़ फील करती है, जैसे कि कोई कंकर वगैरह आ गया या कोई और इस तरह का हार्ड मटेरियल आ गया, वी ऑल्सो रिजेक्ट दैट बाइट, तो फिर भी हम उस निवाले को खाते नहीं, निगलते नहीं, बल्कि हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। द सेंस ऑफ स्मेल एंड विजन ऑल्सो हेल्प ओरल कैविटी इन द सिलेक्शन ऑफ फूड। मुंह के अलावा फूड की सिलेक्शन में जो बहुत अहम रोल होता है वो स्मेल का और विजन का होता है, यानी कि नाक जो है वो स्मेल बाइट मुंह में जाने से पहले जब हम मुंह के करीब लेकर आते हैं तो हमारा नाक जो है वो उसको स्मेल कर लेता है कि इसमें से जो स्मेल है वो ठीक आ रही है या वो गंदी बदबू आ रही है। जब सालन ख़राब हो जाता है तो डेफिनेटली उसमें से स्मेल बुरी आनी शुरू हो जाती है, तो फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। या हमारी आइज़, हमारा विजन जो है वो देखता है कि इसमें कोई अच्छी चीज़ नहीं है, या इसमें कोई ऊपर कोई डर्ट पड़ी हुई है, या उसका कलर ठीक नहीं है, या उसके ऊपर कोई और ऐसी चीज़ है लाइक कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई मक्खी वगैरह, तो फिर भी हम उसको नहीं खाते। तो इट मीन्स कि ना सिर्फ ओरल कैविटी वो अकेले ही फूड की सिलेक्शन करती है, बल्कि हमारे सेंस ऑफ स्मेल, हमारा नोज़ एंड हमारी आइज़ भी इसमें एक अहम रोल अदा करते हैं। ये हो गया हमारा नंबर 1 फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी। अब नंबर 2 पे आता है हमारा the second function of oral cavity is the grinding of food by teeth, कि दांत जो हैं वो फूड को ग्राइंड करते हैं ओरल कैविटी के अंदर। जैसे आप निवाला अपने मुंह में डालते हैं तो उसकी ग्राइंडिंग का प्रोसेस साथ ही स्टार्ट हो जाता है, और ग्राइंडिंग हमारे टीथ करते हैं। इट इज़ नोन एज च्यूइंग और मेस्टिकेशन, या तो इसको हम च्यूइंग कहते हैं, या अगर इसका साइंटिफिक नेम देखें तो वो है मेस्टिकेशन। इट इज़ यूज़फुल बिकॉज इसोफेगस कैन पास ओनली स्मॉल पीसीज, ये बहुत ज़्यादा अहम एक स्टेज होती है या अहम एक फंक्शन है ओरल कैविटी का, क्योंकि जो इसोफेगस है, जो खुराक की नाली है, वो किसी भी चीज़ को साबुत निगलने से कासिर होती है। इसलिए हमें ओरल कैविटी के अंदर खुराक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, जो कि बहुत एक लाजमी चीज़ है। एंजाइम्स आल्सो कैन नॉट एक्ट ऑन लार्ज पीसीज ऑफ फूड, इसके अलावा ना सिर्फ कि खुराक की नाली छोटे पीसीज को निकलती है, बल्कि जो हमारी बॉडी के एंजाइम्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, उनको भी फूड के छोटे छोटे पीसीज चाहिए होते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से इस पर एक्ट कर सकें। दे रिक्वायर स्मॉल पीसीज विद लार्ज सरफेस एरिया टू अटैक, क्योंकि जो एंजाइम है वो एक बड़ा पीस होगा तो उसका सरफेस एरिया कम होगा। आपने ये फिज़िक्स में पढ़ा होगा कि सरफेस एरिया जो है
वो क्या होता है, किसी भी चीज़ के बाहर वाली सरफेस होती है, ठीक है। तो जितनी बड़ी चीज़ होगी ज़ाहिर है उसका सरफेस एरिया जो है वो कम होगा। अगर उसी चीज़ को आप छोटे 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 पीसीस में डिवाइड कर देते हैं तो उसका सरफेस एरिया जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो हर पीस का अलग से सरफेस एरिया बनता है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। पहला हमने पढ़ा फूड सिलेक्शन, दूसरा हमने पढ़ा मेस्टिकेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो थर्ड और फोर्थ को इकट्ठा ही तकरीबन उन्होंने बता दिया है कि थर्ड एंड फोर्थ फंक्शन ऑफ ओरल कैविटीज़ आर लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। तीसरा और चौथा जो है वो लुब्रिकेशन है, यानी कि उसको निवाले को ड्राई नहीं रहने देना, बल्कि उसको इतना लुब्रिकेट कर देना कि वो आसानी से नीचे नीचे जा सके। एंड केमिकल डाइजेशन, और उसके अंदर केमिकल डाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती, कुछ चीज़ों की होती है, वो भी यहाँ पर थोड़ा सा अपना रोल प्ले करती है। द च्यूइंग प्रोसेस स्टिमुलेट्स द 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। जब च्यूइंग प्रोसेस स्टार्ट होता है यानी मैस्टिकेशन होती है, तो उसके साथ ही जो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे मुंह में मौजूद होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। और सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तीनों जो पेयर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के वो हमारे मुंह के रीजन में ही मौजूद होते हैं। जो एक ग्लैंड का पेयर होता है वो ज़ुबान के नीचे होता है, अंडर दी टंग। दूसरा जो होता है बिहाइंड जॉज, आपके ये जो जॉज हैं, जबड़े हैं, उसके पीछे होता है, एंड इन फ्रंट ऑफ ईयर्स। और जो तीसरा होता है वो कानों के बिल्कुल फ्रंट पे होता है। टू रिलीज ए जूस कॉल्ड सलाइवा इन दी ओरल कैविटी। और इन तीनों का काम क्या है, ये डिफरेंट पोजीशंस तो इनकी होती हैं, लेकिन इन तीनों का काम एक जूस रिलीज करना है जिसको सलाइवा कहते हैं, जिसको हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में थूक भी कहते हैं, ठीक है। सलाइवा एड्स वाटर। सलाइवा अब क्या करता है, ये पानी ऐड करता है जो आप अपनी बाइट को च्यू कर रहे होते हैं उसके अंदर, एंड म्यूकस। और इसके अलावा म्यूकस, यानी कि ये 2 चीज़ें रिलीज करता है, म्यूकस और वाटर, विच एक्ट्स एज लुब्रिकेंट टू ईज द पैसेज ऑफ फूड थ्रू इसोफिगस। और ये वाटर और म्यूकस को ऐड करता है। उससे होता क्या है कि जो फूड होती है, जो बाइट होती है, वो लुब्रिकेंट हो जाती है, ठीक है। और उससे जब ये खुराक की नाली में जाती है तो बड़ा इजीली उसका फूड का जो पैसेज है वो मुमकिन हो पाता है। सलाइवा ऑल्सो कंटेन्स एन एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। इसके अलावा सलाइवा में एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। उसका काम क्या होता है, हेल्प्स इन दी सेमी डाइजेशन ऑफ स्टार्च। कि जो स्टार्च होती है, जो कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म होती है, उसकी सेमी डाइजेशन करता है, मुकम्मल नहीं लेकिन सेमी डाइजेशन उसकी यहाँ पे ही होना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। ये 3 हमने इसके फंक्शंस पढ़ लिए, बल्कि 4 पढ़ लिए। एक फूड की सिलेक्शन, नंबर 2 मेस्टिकेशन, नंबर 3 लुब्रिकेशन और नंबर 4 केमिकल डाइजेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें एक्चुअली होता क्या है, कि जो फूड का जो हम बाइट लेते हैं वो आगे किस तरह मूव करती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग, जब हम किसी भी चीज़ को च्यूइंग करते हैं उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है लुब्रिकेशन एंड सेमी डाइजेशन। उसमें लुब्रिकेशन होती है और जिस जिस चीज़ ने डाइजेशन इसकी होनी है वो पार्शली उसके अंदर हो जाती है। द पीस ऑफ फूड, और उसके बाद फूड का वो पीस आर रोल्ड अप बाय द टंग इनटू स्मॉल स्लिपरी स्फेरिकल मैस कॉल्ड बोलस। तो उसके बाद जो हमारा टंग है वो ये रोल प्ले करती है कि उसको रोल करती है। किस में रोल करती है, एक छोटे से स्लिपरी और गोल से मैस में, यानी कि एक बॉल, छोटा सा एक बॉल बना देती है। और इस बॉल को अब हम बाइट नहीं कहेंगे, इस बॉल को अब हम बोलस कहेंगे, ठीक है। वी स्वेलो बोलस एंड पुश इट इन इसोफिगस टू फेरेंक्स। और अब इस जो बोलस है उसको हमारी ज़ुबान जो है वो पीछे की तरफ धकेल देती है, ठीक है। पीछे की तरफ जब वो धकेलती है तो वो फेरिंग्स में चला जाता है। फेरिंग्स वो हिस्सा होता है जो आपके ये गर्दन में, जो ये गले का रीजन है, ठीक है। इसमें एक छोटा सा ऊपर पार्ट होता है टंग के बिल्कुल पीछे और ईसोफिगस के ऊपर, उसको फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। फेरिंग्स के अंदर ये जाता है और वहाँ से फिर ये खुराक की नाली की तरफ चला जाता है। इसमें ना सिर्फ आपकी टंग बल्कि आपके ओरल कैविटी के बाकी पार्ट्स भी रोल प्ले करते हैं। जिस तरह कि आप इस तस्वीर को देखें, इसमें सबसे ऊपर आप देख रहे हैं सॉफ्ट पैलेट, उसके नीचे है हार्ड पैलेट, ठीक है। फिर टंग है,
एपिग्लोटिस है, ट्रेकिया है, फिर इसोफेगस है और मसल्स हैं। अब इन सब का क्या रोल है? इनका रोल ये है कि जब हार्ड पैलेट जो होता है, जो बाइट हम खाते हैं, वो उसको सपोर्ट करता है। जब वो आपके टीथ इसको च्यू कर रहे होते हैं तो वो उसको उसके साथ उसको हार्ड एक जो होती स्पेस देता है, ठीक है, ताकि वो इसके साथ मिलके उसको च्यू का प्रोसेस कर सके। ये जो आपका उसके बाद सॉफ्ट पैलेट होता है, पैलेट इसको जब टंग जो है वो उसको रोल कर रही होती है, जो स्लिपरी मटेरियल होता है जिसमें बाद में लुब्रिकेंट्स और सलाइवा वगैरह शामिल हो जाते हैं, तो जब उसको रोल कर रही होती है तो सॉफ्ट पैलेट उसको पीछे की तरफ धकेलता है, ठीक है जी। उसके बाद जब ये नीचे मूव करती है, ये जो आप दरमियान में ये एक गैप आप देख रहे हैं इसोफेगस के ऊपर और ये सॉफ्ट पैलेट के पीछे, ये फेरेंक्स का एरिया है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो इसमें खुराक की नाली होती है यानी इसोफेगस होती है, दूसरी ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया आपको पता है कि ये आपका पाइप होता है उसका सांस लेने का, ठीक है, जो कि आगे जाके दोनों लंग्स के साथ अटैच होता है। तो इसके ऊपर एक एपिग्लोटिस होता है, अल्लाह ताला की तरफ से एक सिंपल लैंग्वेज में आप कह लें कि एक ढकना होता है। जब आपका बाइट अंदर, जब आपका बॉलस अंदर मूव कर रहा होता है तो ग्लोटिस, एपिग्लोटिस जो है ये बंद कर देता है आपके ट्रेकिया के मुंह को, ताकि आपका जो निवाला है वो खुराक की नाली में ही जाए, वो ट्रेकिया में नहीं चला जाए, ठीक है। तो उसके बाद ये फिर जब ये इसका कवर ऊपर बंद हो जाता है तो इसोफेगस के अंदर डायरेक्ट जो है वो बॉलस हमारा मूव कर जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास रोल प्ले होता है वो आगे इसोफेगस का रोल हम करते हैं, ठीक है, रोल इसका आता है और ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रीवियस वीडियो हैं वो आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगी, आप जाके उसको भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। कल हम जो लेक्चर इंशाल्लाह पढ़ेंगे वो है फेरिंग्स एंड इसोफेगस, कि इसोफेगस और फेरिंग्स का क्या रोल है। मेरे आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को फ़ायदा इस वीडियो का उनको भी हो। और मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।